Chemistry. Question number 46. For a reaction 2A plus 3B gives 2C, the amount of C formed by the starting the reaction with 4 moles of A and 12 moles of B. तो यहाँ पे इन्होंने एक बैलेंस्ड क्या कहते हैं बैलेंस रिएक्शन दिया है, दैट इज़ 2A प्लस 3B जो कि हमको दे रहा है C, जो कि फॉर्म कर रहा है C को। तो यहाँ पे जो अगर हम मोल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 मोल A का 3 मोल B का, ये हमको दे रहा है 2 मोल C का। तो ये इन्होंने हमको एक वो कहते हैं ना इनिशियल मोल्स हमारे पास गिवन है, जो कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 4 मोल्स ऑफ A एंड 12 मोल्स ऑफ B। तो यहाँ पे 4 मोल A का 12 मोल B का कितने मोल C का बनाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है C कितना फॉर्म होगा। तो इसको ना मतलब अगर हम रेशियो निकालें, इसको सिंपल रेशियो निकाल के हम बनाते हैं। अगर हम रेशियो निकालें A/B का, तो इसमें जो है ना A इज लेस देन B है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 4/2 इज इक्वल टू 2। फिर ये है, ये जो निकालोगे आप, ये हो जाएगा 3/12। B के लिए अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से होगा। तो A जो है ना वो लेस होगा B से, तो इस वजह से A को हम है ना A इज़ लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे माना जाएगा। मतलब अगर क्या कहते हैं, अगर 2 मोल A का है तो वो 2 मोल C बनाएगा, 2 मोल C फॉर्म करेगा। जैसा कि यहाँ पे 2 मोल A 2 मोल C, तो वैसे ही अगर 4 मोल, यहाँ पे मोल अगर रेशियो निकाले तो ये 2:2 या फिर 1:1 का रेशियो है A और B के बीच में। तो अगर हम 4 मोल ऑफ A लेंगे तो यहाँ पे 4 मोल ऑफ C बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C 40% कार्बन, हाइड्रोजन 6.7% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन विल हैव द एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो भी ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। तो ये बोल रहे हैं कार्बन तो है इसमें 40%, हाइड्रोजन इसमें 6.7% है। तो ये बोल रहे बाकी जो भी बचा, मतलब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो 100% है, तो उसमें से 40 और 6.7%, ये दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 335। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53.3%। ये बोल रहे कि एंड द रेस्ट इज़ ऑक्सीजन, मतलब 100% में से ये जो वैल्यू है ना इसको हम बाहर निकालेंगे, जो जितना बचेगा ना वो ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये बोल रहे कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। एम्पेरिकल फार्मूला जैसे हम लिखते हैं C6H12 O6, इस तरह से जो लिखते हैं इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो ये बोल रहे इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए ना हम सिंपल लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा एलिमेंट, हमको इसका परसेंटेज गिवन कितना है, और फिर है ना जितना भी परसेंटेज गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से, और फिर लास्ट में हम इसका सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर हो जाएगा कार्बन, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है वो है 40%, हाइड्रोजन जो है वो है 6.7% और ऑक्सीजन जो है वो है 53.3%। ठीक है, अब इन सभी को डिवाइड कर देंगे, जो भी परसेंटेज है 40%, एटॉमिक वेट जो है वो 12 है, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33, फिर है 6.7, और जो एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1, तो ये हो जाएगा 6.7। फिर ये जो है ऑक्सीजन, इसके लिए हमने निकाला है 53.3%, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 3.33 के अप्रॉक्सी आएगा। ये भी सिंपल रेशियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे कॉमन रेशियो क्या है। सबसे कॉमन रेशियो है 3.33, तो हम 3.33 मतलब
इनका ये और ये जो है ना कॉमन है, तो उसको भी नीचे में डाल देंगे 3.33, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 6.7, 3.33, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 6, 3 2 जा 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3.33 अपॉन 3.33, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा जो इम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा C1H2 और O1। यहाँ पे वैल्यू जो है 1 2 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा CH2O। फिर है हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 4D ऑर्बिटल। तो ये रेडियल नोड्स का मतलब होता है कि ये ना स्फेरिकल रीजन होता है। यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना कि मतलब अनुमान कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। तो ऐसे रेडियल नोड्स को वो स्फेरिकल रीजन जिसमें है ना इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको हम रेडियल नोड्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है 4D ऑर्बिटल है, तो रेडियल नोड जो होता है ना Rn, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो ये जो n यहाँ पे है ना, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि है ना 4D ऑर्बिटल, तो n हो जाएगा यहाँ पे 4। l जो है ये है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये D ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। तो अगर हम वैल्यू में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 - 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा 1। अब है क्वेश्चन नंबर 49। इफ़ 10 मोल्स ऑफ CO2, मतलब यहाँ पे बोल रहा है 10 मोल है CO2 का इज टेकन इन 1 लीटर कंटेनर एंड एट द इक्विलिब्रियम 40% ऑफ CO2 इज डिसएसोसिएटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनिशियल मोल है CO2 का, वो है 10 मोल इन 1 लीटर। ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 10 मोल ऑफ CO2 इज टेकन इन 1 लीटर कंटेनर। तो हमारा इनिशियल मोल जो है CO2 का वो है 10 मोल इन 1 लीटर। तो इसका जो रिएक्शन मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कि फॉलोइंग रिएक्शन विल बी 2CO2, तो हम इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 2CO2 गिव्स 2CO, वैसे ये सभी गैस हैं तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा, गैस प्लस O2 गैस। तो ये बोल रहे कि यहाँ बोल रहे कि इक्विलिब्रियम पे 40% ऑफ CO2 इज डिसएसोसिएटेड, मतलब 40% CO2 डिसएसोसिएटेड होता है। तो हम यहाँ पे पहले ढूंढेंगे मोल्स ऑफ CO2 डिसोसिएटेड। तो हमारे पास मोल है 10 × 0.40, 40% है, तो 100 से करके इसको ऐसे निकाला है, इज इक्वल टू 4 मोल। ये 4.40 है, तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ CO2 डिसएसोसिएटेड, 4 मोल्स डिसएसोसिएटेड हो चुके हैं। तो ये बोल रहा है, फिर हम निकाल सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज, तो जो डिसएसोसिएटेड मोल है उसका क्या कहते हैं, डिसएसोसिएटेड मोल नहीं, मोल देखेंगे CO2 का एट इक्विलिब्रियम। तो हमको निकालना होगा मोल ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। हम CO2 के मोल्स को निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये हो जाएगा 10 - 4 इज इक्वल टू 6 मोल्स। ठीक है, फिर अगर हम O2 के लिए निकालें, CO2 के लिए तो 6 मोल्स है, अगर हम O2 को इक्विलिब्रियम के लिए निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 × 4 इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। तो अब हमको क्या है, अब हमको ना
क्या क्या निकाले? 10 मोल CO2 का टेकन है 1 लीटर एंड एट इक्विलिब्रियम इज 40% ऑफ CO2 इज डिसोसिएटेड। हमको इनिशियल मोल 10 मोल था, हमने मोल एट इक्विलिब्रियम निकाला, डिसोसिएटेड निकाला, फिर निकाला O2 का मोल इक्विलिब्रियम पे 2 मोल हो गया। फिर अब क्या करना है? कंसर्न कंटेनर जो है वो 1 लीटर का है। अगर हम CO2 अगर CO2 के लिए निकाले तो ये हो जाएगा 6 मोल अपॉन 1 लीटर इज इक्वल टू 6 मोल। और अगर हम CO के लिए निकाले तो ये हो जाएगा 4 मोल अपॉन 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 4 मोल। और अगर हम CO2 ये लिए निकाले 2 मोल अपॉन 1 लीटर इज इक्वल टू 2 मोल, तो ये निकल गया। अब इसके लिए अगर हम Kc काउंट करें, Kc हो जाएगा CO2O2 अपॉन CO2 का होल वो, तो ये इस पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये 16 इंटू 2 अपॉन 36, तो Kc हो जाएगा 32/36। तो हमारे पास Kc हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 8/9। यहाँ पे हमने सिंपल निकाला कि CO2 जो डिसोसिएटेड है उसका 4 मोल था। फिर ना मोल ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम वो हमने निकाला, वो 6 मोल था। हमने O2 के लिए निकाला जो कि 2 मोल आया था। सॉरी, ये फिर हमने सबके लिए वो मोलैरिटी निकाला, तो 6 मोल, ये 6 ही आया, सबका 4 2 ऐसे आया। तो फिर हमने Kc के अंदर इन सभी की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जैसे CO2 का स्क्वायर था, तो हमने जो यहाँ पे क्या कहते हैं CO2 निकाल हमने यहाँ पे जो CO निकाला था वो था 4, CO4 था। तो यहाँ पे जो CO का स्क्वायर था वो हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। फिर O2 जो हमने निकाला था, O2 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी 2m, यहाँ पे हमने निकाला था 2m, तो हमने इसको 2 वैल्यू पुट कर दी। फिर CO2 जो हमने निकाला था वो था 6 मोल, तो ये हमने यहाँ पे डाला 6 मोल डाला, तो फिर इसका स्क्वायर होकर 36 हो गया। तो फिर 16 इंटू 2 करा तो वो 32 हो गया अपॉन 36। तो ये 8 से गया, ये 9 से गया, तो हमको Kc मिल गया जो कि था 8/9। अब क्या है? फॉर द रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kp अपॉन Kc इज़ 1। तो इसका ये है ना कि Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल Ng, ये होता है। तो इसमें ये है ना कि अगर डेल Ng को हम निकालते हैं कि मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस इसमें भी हो जाएगा मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे करके हम निकालते हैं। और जब ना Kp क्या कहते हैं, Kp अपॉन Kc को अगर 1 चाहिए तो हमको ना
के पी इज इक्वल टू के सी होगा, तभी के पी इज अपॉन के सी की वैल्यू 1 होगी। और के पी इज इक्वल टू के सी होने के लिए ना ये जो डेल एन जी है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर हम इन सभी रिएक्शंस में देखें तो इसमें क्या है, अगर हम इसके लिए डेल एन जी निकालें तो ये जो हमारा है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे पास एक है, और ये जो है ये है 1 मोल प्लस 1 मोल, तो ये है 2। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो ये हो जाएगा -1, सॉरी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अगर इसको माइनस करेंगे तो सीधा हो जाएगा 1। फिर अगर इसके लिए डेल एन जी निकाले तो ये है 1, ये है 3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल, ये हो जाएगा ये -2 कर दो तो फिर ये हो जाएगा 3 1 4 4 -2 2। तो यहाँ पे भी डेल एन जी 0 के बराबर इक्वल नहीं आया। फिर इसके लिए देखो तो ये हो जाएगा 1, और इसमें 1/2 है तो मतलब 0.5 प्लस -1, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा। फिर अगर H2 ये हो जाएगा 1 + 1 - 2, तो इसके लिए डेल एन जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा H2I2 2HI, क्योंकि यहाँ पे जो डेल एन जी हम निकाल रहे थे उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, और जहाँ पे भी ये वैल्यू 0 होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी अपॉन के सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के पी इज इक्वल टू के सी है। तो आंसर हो जाएगा 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये ए, कैपिटल ए बी बी सी सी जो है ना, इफ़ हायर प्रेशर इज़ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देन। तो इसमें अगर हम क्या कहते हैं चैटरलियर्स अगर हम चैटरलियर्स प्रिंसिपल की बात करें तो ये बोलते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो सिस्टम अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है वो ना शिफ्ट कर जाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे प्रेशर कम होगा। जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो मतलब अगर एक गैसियस रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट करेगा किधर, इसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा जिधर ना स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा। मतलब कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ना गैस का सबसे कम इस सब में से जिसमें भी होगा ना उसकी ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देन हाई प्रेशर। ये बोल रहे हैं कि प्रेशर तो हाई है, मतलब इस कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज कर चुका है। अब क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बोल रहे हैं कि अगर हाई प्रेशर और फेवरेबल कंडीशन देंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। तो चैटरलीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सिस्टम जो है ना, सिस्टम का जो अगर इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है तो शिफ्ट कर जाएगा
शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। और अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जिसके पास कम नंबर ऑफ गैस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने हाई प्रेशर दिया है, ठीक है। तो हाई प्रेशर इन्होंने दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा राइट टूवर्ड उधर शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ना राइट टूवर्ड प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट की ओर चला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ये ना रिएक्टेंट से कम है, तो इसलिए इसका जो है ना अगर हाई प्रेशर देंगे तो ये इसकी ओर मूव कर जाएगा। इन्होंने सीधा कहा हुआ है कि मतलब इसका सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम है और प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कम प्रेशर की ओर जाएगा, और गैसियस रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे गैस के। तो यहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स यहीं पे कम देखने को मिल रहा है। मतलब मतलब ये क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, ये होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना गैस के, वो ना अगर प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट होगा तो एटलीस्ट वो कम होना चाहिए। जैसे कि इसको बोल सकते ए ज़्यादा होना चाहिए बी प्लस सी को मैच करके। मतलब जैसे कि इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास ए है जो कि हमको दे रहा है, मतलब बी और सी दोनों मिला के हमको ए दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, ये जो भी है ये हमारा रिएक्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो ये है ए, ये है बी प्लस सी, ये है ए, ये है बी प्लस सी। तो ये कह रहे हैं कि ए ज़्यादा होना चाहिए बी और सी से। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम ना ए की ओर शिफ्ट करेगा, तो मतलब कुछ ऐसा कंडीशन होगा तब ना अ, तब ना इसमें ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फेवरेबल कंडीशन तब बनेगा तब इसमें ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 52, what is the pH of the resulting solution when equal volume of 0.1 mole NaOH and 0.1 mole HCl are mixed? तो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं pH रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ NaOH। इन्होंने हमको NaOH का, इन्होंने कहा है कि NaOH और HCl की वॉल्यूम इक्वल है, और इन्होंने दो क्या कहते हैं वैल्यू इन लोगों की दे रखी है, एक है 0.1 मोल और HCl जो इन्होंने दे रखा है वो है 0.01 मोल, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम दोनों में वी है, ठीक है। वॉल्यूम इन्होंने कहा इक्वल वॉल्यूम है। तो अब क्या है, अगर हम क्या कहते हैं NaOH के मिलीमोल्स की बात करें तो मिलीमोल्स, अगर हम मिलीमोल्स निकालें तो ये सिंपल हो जाएगा 0.1 इंटू वी, तो ये हो जाएगा 0.1 वी एम, सॉरी एम मोल, एम मोल, ठीक है। और फिर HCl के लिए निकाले तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू वी, तो ये हो जाएगा 0.01 वी एम मोल, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर है, और अगर हम बताएं कि NaOH HCl से कितना एक्सेस पे है, अगर हम ये भी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ NaOH माइनस HCl का मिलीमोल। तो दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 वी माइनस 0.01 वी। तो दोनों की वैल्यू जब पुट मतलब वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 वी मोल। और इसके टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इसका V प्लस वी इज इक्वल टू 2V ml, ठीक है। फिर
OH कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन अगर इसका देखें, कंसंट्रेशन देखें एक्सिस एक्सिस OH आयंस की कंसंट्रेशन हम अगर यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 0.09 VM मोल अपॉन 2 V मोल। मतलब क्या कहते हैं, हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 0.045 मोल। अब अगर हम इसके लिए POH निकाले तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ब्रैकेट में OH माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 0.045, तो ये हो जाएगा POH हमारे पास निकल के आ गया, जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा 1.35 के। और अगर हम pH को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस POH, तो ये हो जाएगा 14 माइनस, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वैल्यू POH की, तो ये हो जाएगा 1.35, तो ये हो जाएगा 12.65। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12.65। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस NOH और MHCl, हमारे पास वॉल्यूम दोनों की इक्वल थी तो हमने इक्वल वॉल्यूम को ऐड कर दिया, मतलब दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दिया तो हमारे पास 2V बन चुका था। फिर हमारे पास दोनों के मोल्स गिवन थे, तो हमने सिंपल यहाँ पे ना क्या कहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड कर दिया है। फिर दोनों के वॉल्यूम में से ना क्या कहते हैं, एक्सेस जो भी था 0.9 मोल वो निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या किया, POH निकाला तो हमने log OH डाला, सॉरी, हमारे पास जो वॉल्यूम था हमने एक्सेस वाला वॉल्यूम निकाला, एक्सेस मोल निकाला और हमने वॉल्यूम निकाला, दोनों को डिवाइड करके हमने एक वैल्यू निकाली। फिर हमने उससे POH निकाला, POH की वैल्यू पुट करके हमने pH की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे यही पूछ रहे थे, व्हाट इज़ द pH of the resulting solution when equal volume of 0.1 m NOH and 0.01 m mole HCl are mixed, तो ये हो जाएगा 12.65। अब बोल रहे व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस एंड 500 ml इन अ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोल ऑफ HNO3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा जो मोलर कंसंट्रेशन है H3O आयंस, ये 500 ml, तो ये क्या हो जाएगा 500 ml, ठीक है। और फिर इन्होंने हमको क्या दे रखा है, मोल्स ऑफ HNO3 का मोल्स दे रखा है, मोल्स है हमारे पास 1.0 मोल। अब क्या है, हमको वॉल्यूम लीटर में निकालना है। पहले हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है, ml में वॉल्यूम है, तो हमको इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 500 ml इंटू 1/1000 ml करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.555 लीटर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम 500 ml को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। तो हमको इसके लिए क्या कहते हैं, मोलैरिटी निकालनी होगी। तो मोलैरिटी हमारी M क्या हो जाएगा, यहाँ पे M हमारा हो जाएगा, जब हम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको 0.1 मोल्स दिया गया है, तो हम ये वैल्यू जब पुट करेंगे 0.1 अपॉन, हमने इसको लीटर में निकाला तो लीटर में ये 0.5 लीटर आया था, तो इसको हम डाल देंगे 0.5, जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2.0 मोल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0। अब है क्वेश्चन 54, फाइंड आउट Ka for 10-2 m mole HCN solution having the POH is 10।
क्वेश्चन नंबर 59, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो CH4 और O2 हीट के अंडर में ना CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। फिर CH4 जो है वो O2 के अम, ये जो मीथेन है ये ऑक्सीजन के साथ ये MO2 ये जो हमारा रिएक्टेंट मीन्स क्या कहते हैं कैटालिस्ट जो है MoCO3 के प्रेजेंस में HCHO प्लस H2 फॉर्म करेगा। फिर CH3 प्लस O2 ये ना एसिटिक सॉरी इस कैटालिस्ट के फॉर्म में ना CH3COO H2O की फॉर्मेशन करेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो ये बोल रही कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें ना बेंजीन एज अ प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये जो कैटालिस्ट है इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं बनेगा। फिर है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये बोल रहे कि हमको डिस्टिलेशन करना है रिड्यूस प्रेशर पे। ये टेक्निक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये टेक्निक जो है वो ग्लाइसिरॉल को स्पेंटाइल से सेपरेट करने में काम में आता है। Question number 62 asserts that CO2 is a discrete molecule, but Si2 is a 3D network covalent solid giant macromolecule। ये बोल रहा है कि CO2 is discrete molecule, SO2 is a 3D network covalent solid giant molecule। हाँ जहाँ तक मतलब SI ऐसे 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 करके ना ये बहुत जाइंट मॉलिक्यूल मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये सही है। और SO2 है ना डिस्क्रीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। C डबल बॉन्ड खत्म। ये ना ज़्यादा ये कोई नेटवर्क फॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि ओ सी का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। तो ये ज़्यादा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। लेकिन एस आई ऐसे SI के साथ मिलते जाते हैं सिलिकॉन और बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं। इन CO2 2 पाई ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्ग, बट इन SiO2 देर इज़ नो कोलेटरल ओवरलैपिंग। ये भी सही है। CO2 के अंदर 2 पाई और 2 पाई की ओवरलैपिंग होती है। इसके अंदर मेनली कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। और कोवेलेंट भी ना हो तो भी ये इनका ना वो टेट्रावेलेंसी जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। SI2 उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो ये है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 61 का 1 हो जाएगा। फिर है IU 63 IUPAC नेम फॉर एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 109। तो ये हम ऐसे लिखते हैं 109। 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अन, 0 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नील और E9 के लिए इस्तेमाल करते हैं इनी। तो ये पूरा हो जाता है अन नील Na और लास्ट में हम ना इसके पीछे एक सफिक्स लगाते हैं जो कि होता है IM प्लस IM। तो ये हो जाता है। और इसका जो क्या कहते हैं सिंबल अगर हमको बनाना हो सिंबल तो वो बन जाएगा UNE। तो इसका हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64 एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर हैज़ लीस्ट En इलेक्ट्रोनेगेटिव की बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कर सकते हैं। इन्होंने दिया है नंबर 37, 55, 9 एंड 35। ये बोल रहे एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर हैज़ द लीस्ट En। तो 37 की अगर हम बात करें तो इसका जेड हो जाएगा रुबीडियम। ये जेड मतलब ये वैल्यू जेड की हो जाएगी रुबीडियम के लिए। ये हो जाएगी सीजियम के लिए। और ये हो जाएगा फ्लोराइड ब्रोमाइड। ओके ये जो है 55 इसकी लोएस्ट En है। लोएस्ट En। और ये जो है 9 नंबर वाला इसकी हाईएस्ट En होती है।
तो ये बोल रहे एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर हैज़ लीस्ट ई एन ये पूछ रहे, तो ये हो जाएगा सीजियम की, सी एस की। फिर है which of the following order represent the correct sequence? Order represent the correct sequence of increasing basic nature of the oxygen oxide. Increasing basic nature ये बोल रहे कि कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा ऑर्डर की सीक्वेंस सही है जो कि इंक्रीजिंग बेसिक नेचर को इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है ऑफ ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर को इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो बेसिक नेचर वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। और एक और जो होता है वो होता है मेटालिक नेचर। अगर मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज करेगा, दोनों क्या कहते हैं वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो मेटालिक नेचर है यहाँ पे मेटल्स ये रहे एल्यूमिनियम मेटल, तो ये तो नहीं होगा, ये है इसका आंसर, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर, ये बोल रहे कि इसमें से इनकरेक्ट ऑर्डर ढूंढो, तो तीनों गलत है। मोजलीज इक्वेशन जो होता है वो कहता है कि जेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, ये कहता है, ना कि एटॉमिक मास की बातें करता है। फिर जेड इफेक्टिव जो है वो लिथियम से ज़्यादा बड़ी सोडियम की होती है, और उसके अलावा जो ये पोटेशियम और रुबीडियम दोनों की इक्वल होती है, तो ये भी गलत है। फिर एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम जेड एन की होती है, उसके बाद सी डी कैडियम, फिर एच मरकरी की होती है। ये कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो गया, जो भी हो सब गलत है। फिर क्या है, आई पी ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स is A. IP of an element, ionization potential of an element is X, is A, and the electron affinity of element is B. Correct statement regarding A and B is, तो ionization potential is more than EF, तो ये बोल रहे कि ionization potential X है A की, और electron affinity if IP of an element X is A, ये बोल रहे कि IP जो है एलिमेंट की वो A है, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो B है, तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा बड़ी होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा A इज़ मोर देन B। 68 मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमोंग द फॉलोइंग इज, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ये बताता है स्ट्रेंथ वो भी इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ना इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स है ये सभी हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं मोलर मास इंक्रीज होता है,
इसकी वजह से वो जो वंडर वॉल फोर्स वॉल फोर्सेस जो है वो भी इंक्रीज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वंडर वॉल फोर्स एक वीक फोर्स है और इसका आंसर होगा 1H2। इसके अंदर से वंडर वॉल फोर्सेस नहीं, लंदन डिस्पर्सन वाले फोर्सेस भी लगते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 69 the orbital used for hybridization by P in PCl5 are हाइब्रिडाइजेशन P की PCl5 में क्या हो जाएगी? sp3d sp3t। तो ये हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है PCl5, ये स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा ये S1 2 3 sp3d। इसका आंसर हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर। ये बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है और बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0.5 होना चाहिए। इसका आंसर होगा वैसे H2+। लेकिन अगर निकालना चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो हम सबके लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो F2 के लिए जो है वो है 18, इस पे 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। H2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। फिर N2 की अगर हम बात करें N2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। फिर O2 की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा O2 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन सब के लिए निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर F2 के लिए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 1/2। इसमें से 10 जो है वो बॉन्डिंग में काम आते हैं और माइनस कर देंगे 8 से। तो ये हो जाएगा 1, मतलब F2 जो है वो है डाई मैग्नेटिक। फिर निकाले अगर हम H2+ के लिए तो ये हो जाएगा 1/2, इसमें ये पार्टिसिपेट करता है 1 और इसका नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। तो हमसे ये पूछा था 0.5, उसके अलावा भी निकाल लेते हैं और साथ में ये पैरामैग्नेटिक है। फिर N2 के लिए अगर निकाले तो ये हो जाएगा 1/2 10 - 4 = 3, ये भी हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। फिर अगर हम O2 के लिए निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 10 - 7 = 1.5, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इसमें से ये और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और ये बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा H2+ का। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड शेप। ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप जो है ना दोनों सेम होगा। तो इसका होगा, अगर हम NH3 की बात करें, NH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ये जो होगा अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल और शेप इसका होता है ट्राइगोनल।
तो ये तो नहीं होगा। PCl की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री है sp3d, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसकी ज्योमेट्री है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ये है ट्राइगोनल। और क्या कहते हैं, इसकी शेप है ट्राइगोनल बाय पैरामिड। ये बोल रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होना चाहिए, तो ये PCl5 की होगी। SF4 की भी देख SF4 की भी देख लेते, ये हो जाएगा sp3d। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। और इसके शेप की अगर हम बात करें तो ये सी सॉ शेप दिखाता है। और SO3 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और शेप की बात करें तो ये हो जाएगा पैरामिडल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर क्वेश्चन नंबर 72 विच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये बोल रहे करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसके अंदर होगी, तो ये हो जाएगा NaCl। इन सब के अंदर नहीं होगी, ये TiCl, ये ना इसका +1 स्टेट हो जाएगा, इसका +3 हो जाएगा। इसमें ना IPE लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ये बोल रहे मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2। तो यहाँ पे n फैक्टर दिया हो, n फैक्टर फॉर ये जितने भी है ना, ये सभी एसिड्स हैं, कंपाउंड जो भी है वो एसिड है। तो ये बोल रहे हैं कि n फैक्टर बताने के लिए, n फैक्टर एसिड को रिप्लेस करने के लिए हमको बेस चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि बेसिटी कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ एटम्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि एन फैक्टर को हम वो बोलते हैं, ये कंपाउंड जितने भी है ये सभी एसिड हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एन फैक्टर मतलब बेसिसिटी कितनी चाहिए, मतलब कितने OH चाहिए H रिप्लेस करने के लिए। ये जो है इसमें 3 है, ये है ट्राई बेसिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड है। तो ट्राई बेसिक है तो इसको, ट्राई बेसिक एसिड है तो इसको करीबन 3, इसको डोनेट करना होगा 3 प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा, 3। फिर दूसरा ये जो है इसमें सिर्फ एक एच है, मतलब ये है मोनो बेसिक। ठीक है, तो इसको डोनेट करना होगा 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। फिर ये H2 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, H2 है तो ये हो जाएगा डाई बेसिक। तो इसको डोनेट करना होगा 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। और फिर जो ये है, ये जो भी है इसका ये है कि इसमें टोटल चार्ज हमको निकालना होगा। टोटल चार्ज हम निकालेंगे 2 × +3, ये हो जाएगा +6। ये हमने पॉजिटिव चार्ज निकाला है, इसका पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम इसके नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये हो जाएगा 2 × माइनस सॉरी 3 × -2, तो ये हो जाएगा -6। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 6। तो देखते हैं, ये जो है ये है ट्राई बेसिक एसिड, तो ये N3 हो जाएगा। ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, ये 3 2 6 है तो ये 6 हो जाएगा।
ए का आंसर हो जाएगा आर, ए का आर, ये दोनों नहीं होगा। फिर बी का हो जाएगा एस, बी का एस, इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर है ई जी, ए गिव्स बी, और इस पे हमको की सी दिया हुआ है। तो ये है कि ए एक गैस है जो कि हमको दे रहा है बी, जो कि खुद वो भी एक गैस है। हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई है, इनिशियल वैल्यू ये बोल रहे हैं कि द गिवन रिएक्शन कंटेन इनिशियल 0.2 मोल ए एंड 0.6 मोल बी, व्हाट वुड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। तो ये बोल रहे हैं कि गिवन रिएक्शन में इनिशियली इसने 0.2 मोल ए दिया है और 0.6 मोल बी दिया है। ये बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्विलिब्रियम पे ना, मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.6। और चेंज अगर हमको कंसिडर करना हो, अगर हमको चेंज जानना हो, तो हम इसमें मान लेते हैं कि इसमें -x होगा, इसमें +x होगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ए ना बी दे रहा है, तो बी बी को हमको जानना है इक्विलिब्रियम, सॉरी ये हो जाएगा -x, इसको हमने -x ले लिया। ठीक है, तो हम अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा 0.2 -x, और ये हो जाएगा 0.6 + x। ठीक है, हमको निकालना है, हम केसी अगर डालें तो ये हो जाएगा b/a। तो हमको ना यहाँ पे केसी की वैल्यू दी हुई है, केसी की वैल्यू है 0.5। तो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, हमने बी की वैल्यू यहाँ पे अभी निकाली है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला ये 0.6 + x, तो हम ये डाल देंगे 0.6 + x। फिर हमने ए की वैल्यू निकाली है, वो है 0.2 - x। तो जब हम इसको फर्दर वो करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 0.2 - x इज इक्वल टू 0.6 + x। फिर ये हो जाएगा 0.1 - 0.5x इज इक्वल टू 0.6 + x। ये फिर ये फिर 0.1 माइनस थर्ड, ये थर्ड स्टेप है इसका, 0.1 - 0.6 इज इक्वल टू x + 0.5x। तो ये हो जाएगा 0.5 - 0.5 इज इक्वल टू 1.5x। तो फिर यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -0.5/1.5 इज इक्वल टू -1.3, 1/3। ये आंसर निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये जो वैल्यू है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकलता है 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following is correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition। ये बोल रहे हैं कि एडियाबेटिक कंडीशन है और इसमें है ना आइडियल गैस के लिए है ना फ्री एक्सपेंशन के लिए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें जो है ना, अगर हम हीट की बात करें, क्यू की बात करें, इस कंडीशन में अगर हम क्यू की बात करें तो वो ज़ीरो होगा। इसमें ना कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, क्योंकि आइडियल गैस है तो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्यू ज़ीरो हो जाएगा। फिर इन्होंने डेल टी डाल रखा है, डेल टी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा
डेल टी की बात करते हैं, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जो डेल यू है, क्या कहते हैं, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल 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 एनर्जी एनर्जी जो होता है आइडियल गैस के लिए इज द तो ये जीरो हो जाए। जो भी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ओनली, तो ये सब जीरो हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है डब्लू, अब हमको डब्लू भी ढूंढना है। तो डब्लू जो है वर्क डन, ये भी जीरो ही होगा, क्योंकि जो हमारा पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ये ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे जो प्रेशर भी है एक्सटर्नल, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। तो यहाँ पे हमारा पी एक्सटर्नल ही ज़ीरो है, तो इंटू वी भी करेंगे तो वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा, तो हमारा जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। पी एक्सटर्नल जो है ना, इसका ना यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन होता है। तो सब कुछ की वैल्यू जीरो होगी। आइडियल गैस के लिए कोई भी वैल्यू निकालो वो जीरो ही होती है, तो इसका हो जाएगा नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, वर्क डन जीरो है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा 3। फिर क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये बोल रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड हो और साथ में हेट्रोसाइक्लिक हो। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम का होना, जैसे नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन के अलावा, मतलब जैसे कि अगर ये एक साइकिल है, तो इसमें यहाँ पे या तो नाइट्रोजन हो गया, जैसे ये कोई साइकिल है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक साइकिल में तो है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। तो ये बोल रहे कि इसमें से कौन सा कंपाउंड हुआ। जो एनील है, ये एरोमेटिक तो है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। नेफ्थलीन जो है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। ये ना कार्बन कार्बन से बना हुआ है। जो पायरिडीन है, पायरिडीन, ये 6 मेंबर ऐसे चेन रहता है इसका, और इसमें ना एक एटम जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब है ये एरो एरोमेटिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी। तो ये हो जाएगा पैरिडीन। और ट्राइहाइड्रोफ्यूरेन, ये ये तो हेटेरोसाइक्लिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिक नहीं होता है, तो नहीं होगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कि एरोमेटिक भी हो और हेट्रोसाइक्लिक भी हो। फिर लिखा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इज, ये बोल रहे कि करेक्ट ऑर्डर क्या हो एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज होना। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस की, ये ना अगर हम ग्रुप में जाए तो ये इंक्रीज करता है, और अगर हम पीरियड में जाएं तो ये क्या कहते हैं, डिक्रीज करता है। और ये डिक्रीज क्यों करता है, जेड इफेक्टिव की वजह से। जेड इफेक्टिव इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वजह से पीरियड में डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ना न्यूक्लियस की क्लोजर ला देते हैं, तो इस वजह से है ना, जो क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा,
यहाँ पे CLSFO यही यही चार हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीरियड सेकंड से है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ये पीरियड सेकंड से हैं। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन कॉमा फ्लोरीन। और पीरियड थर्ड के हैं ये क्लोरीन और सल्फर। तो ये हो जाएंगे पीरियड थर्ड के SLCl, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने जैसा पढ़ा कि ग्रुप में ना ये इंक्रीज करता है, पीरियड में ये डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बोल रहे एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज करता है। ऐसे हो जाएगा। फिर पीरियड ये हम ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। ये ग्रुप है S और O, ये ग्रुप है। तो इसमें अगर हम ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा। हाँ ये ऐसे होगा। फिर अगर हम इधर से इधर जाएंगे पीरियड में तो ऑक्सीजन पहले आता है, फ्लोरीन बाद में आता है, और ये पहले आता है, ये बाद में आता है। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा कुछ SCl। SCl नहीं आएगा, पहले CLS नहीं आएगा, SCl OOF, ये होगा इसका सीक्वेंस। (78) True statement from the following are PH5, NHCl5 and BCl5 do not exist. सही बात है, ये ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट। I3 हैज़ बेंड ज्योमेट्री, नहीं, इसकी बेंड ज्योमेट्री नहीं होती है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। और XeF4 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, नहीं, ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। और Xe4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल तो नहीं है। फिर है O2 एंड O2 माइनस है सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये भी गलत है। O2 माइनस का है -2 और O2 का है -2, इसका है 1, इसका होगा 1, इसका होगा 1, ये होगा -2। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर तो नहीं होगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा। ये PHNHCl BiCl ये वाला सही है। जो PHNCl है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। P और N PH क्या कहते हैं, P ये एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू IPE, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। BCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। ये हो जाएगा इनर पेयर इफेक्ट, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर PH5 की बात करें तो दोनों सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते, P और N सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते, P और N जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है ना
ये दोनों है ना डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल को लैग कर जाते हैं, मतलब इनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये भी इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब 5 बॉन्ड ये नहीं फॉर्म करते। ये ना इसकी जगह पे 3 बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। इनका +3 होता है, +5 इनका नहीं होता है। तो ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये सही है। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ये बोल रहे कि ये सब में से किसके अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग तब होती है जब एक एक कोई भी एटम के पास लोन पेयर हो प्लस वेकेंट ऑर्बिटल हो। बैक बॉन्डिंग तब होगी जब लोन पेयर होगा और वेकेंट ऑर्बिटल होगा। BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे जो ये हैं इनके पास बोरॉन बोरॉन जो है यहाँ पे बोरॉन बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। और जो F है फ्लोरीन फ्लोरीन कहते हैं इसको, या फ्लोराइड कहते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन शायद कहते हैं, फ्लोरीन 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 जो है इसके पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है, मतलब इसके बीच में बैक बॉन्डिंग तो होगी। फिर है B3N3H6, इसको बोलते हैं बोराजीन, इसको बोलते हैं बोराजीन। तो बोराजीन के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके अंदर भी बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। C6H6 में नहीं होगी, ये बेंजीन है ना, तो इसके पास ऑर्बिटल है ना ही क्या कहते हैं वेकेंट ऑर्बिटल है, ना ही लोन पेयर है, तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। CO2 इसके अंदर होगी, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये बोल रहे हैं कि नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा C6H6 में। अब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट इज। तो अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड हो जाएगा कौन से शेप का। डायमंड जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन 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 के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। और जो ग्रेफाइट है ये सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ये हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। और एक कार्बन ना सिर्फ 3 कार्बन से बॉन्ड करता है। तो 1 2 3 कार्बन से बॉन्ड करता है, तो ये हो जाएगा spp, ये हो जाएगा sp2। और ये जो क्या कहते हैं डायमंड है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड करता है। इस ये जो ग्रेफाइट है इसके पास ना एक जो ऑर्बिटल होता है ना वो फ्री होता है, इसी वजह से तो इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है क्योंकि इसके पास एक वो इसका एक बॉन्ड बचा ही रह जाता है, क्योंकि जो कार्बन है उसको 4 बॉन्ड चाहिए होता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3। और यहाँ पे जो है ना ये गुड कंडक्टर नहीं है क्योंकि इसके ये 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं डायमंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा spp, तो ये हो जाएगा sp3, तो ये हो जाएगा sp3 sp2। फिर है IUPAC नेम ऑफ द दिस इज। इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो रिंग है और एक है एसिटिक एसिड।
तो हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है रिंग के कंपैरिजन में। तो फंक्शनल ग्रुप ये COOH है। तो हम इसको अगर मार्किंग करेंगे तो ऐसे मार्किंग करेंगे 1 2। तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल। ठीक है, तो फिनाइल एसिटिक एसिड नहीं होगा, बेंजाइल फॉर्मिक नहीं होगा, बेंजो एसिटिक नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, 1 2, 2 फिनाइलो इथेनोइक एसिड। ये रहा हमारा एसिड इथेनोइक एसिड, और CH2 इथाइल इथेन जो भी हो, ये रहा इथ, और ये रहा हमारा फिनाइल जो कि 2 नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए 2 लगेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 82, CH3 ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर कैन बी 5 कायदे से कंसिडर्ड होगा 1 2 3 4 4। ये दोनों जो हैं ये हैं चेन आइसोमर। इनके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये सेम है। और क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर नहीं होगा ये, क्योंकि ये चेन आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और यहाँ पे ना डिफरेंट कार्बन चेन भी बन रहा है, डिफरेंट कार्बन चेन बन रहा है। फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था। ये हो जाएगा, मतलब अलग जगह पे लगता तो वो हो जाता क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर। पोजीशन आइसोमर भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि पोजिशनल आइसोमर भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3-ब्यूटाडाइनॉल। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें से ना 2,3-ब्यूटाडाइनॉल का ना सबसे स्टेबल कन्फर्मेशनल कौन होगा? तो इसका मोस्ट स्टेबल होगा जिसपे ना OH, जो हमारा ये OH ग्रुप है ना, ये 60 डिग्री पे हो। यहाँ पे जो है ना ये दोनों 60 डिग्री पे है। ये जब 60 डिग्री पे होते हैं इसको कहते हैं गाउच पोजीशन, GAUCHE गाउच पोजीशन मतलब 60 डिग्री पे इसका प्रेजेंट होना। ठीक है, तो ये है तो 60 डिग्री पे, मतलब ये ज़्यादा गाउच पोजीशन हो तो बहुत अच्छा है, गाउच कन्फर्मेशन हो, क्योंकि ये फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ये रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये अच्छा है। लेकिन ये जो है ना ये दोनों जब 60 डिग्री पे आते हैं तो यहाँ पे हिंड्रेंस हिंड्रेंस लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब अब यहाँ पे ना रिपल्सन होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये बोल रहे हैं मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। यहाँ कितना भी ये बॉन्ड बना ले, यहाँ रिपल्सन होगा तो नहीं होगा ये स्टेबल। फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, और यहाँ तो और ये ये ना इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है दोनों OH जो कि हमारा गाउच पोजीशन था वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये है OH। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग तो हो रही है, और साथ में ये दोनों 90 डिग्री पे है। मतलब यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस जो भी है ये यहाँ पे कम है, 90 डिग्री पे है दोनों। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये सबसे कम लग रहा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ फिर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा दो बल्कि ग्रुप के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3।
83 का आंसर हो जाएगा 3। विच ऑफ द कार्ब केटायन इज मोस्ट स्टेबल? 84। ये बोल रहे कि इसमें से कार्ब केटायन, ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं कार्ब केटायन। ये बोल रहे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब केटायन किसके पास है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब केटायन किसके पास है? इसमें नहीं होगा, ये किसी और के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि सिंपल, इसमें होगा ये जो है ना, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन है, और इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो है ना, ये बीटा पोजीशन है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये बोल रहे द करेक्ट ऑर्डर, आई इफेक्ट ऑर्डर, आई माइनस आई इफेक्ट है, इसको बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव इंडक्टिव। मतलब ये ना फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन जो ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है बॉन्ड तोड़ के। ये भी हो जाएगा NO भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आई इफेक्ट ऑर्डर जो है ये सब में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव फॉर EAR? तो ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन। ये बोल रहे कि इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन होगा? मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ पे जितने भी है ये सभी नहीं, एल्कीन और एल्कीन है, एल्काइन और एल्कीन है। ये हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन और एल्कीन। ये एल्काइन और एल्कीन जो है ना, ये सभी, ये बोल रहे कि कार्ब केटायन, मतलब अगर किसी के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में समझना है तो उन समझना होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन कितना है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर कार्ब केटायन फॉर्म हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। मतलब अगर कोई कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, तो उसमें ना इंक्रीज कर, सॉरी, उसमें इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज क्या कर जाएगा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, कार्ब केटायन जो है ना स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ये बोल रहे EAR। अब EAR का स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन से क्या मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, मतलब ये रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन से, ठीक है। और डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन किस में? विद विदड्रॉइंग, विदड्रॉइंग ग्रुप में, विदड्रॉइंग ग्रुप के अंदर ना ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो
अगर हम CH3CH को देखें, हम CH3CH को देखें जो कि एक एल्केन है, एल्कीन है। तो ये क्या है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन एल्कीन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हायर है। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एसपी है, जो ना इसको इसको बहुत ज़्यादा मोर EN बनाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये डोनेट नहीं करेगा, तो इसमें नहीं हो पाएगा। CH ये हो जाएगा अल्केन, ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये भी, इसमें भी है ना sp हो जाएगा, इसमें भी मोर EN हो जाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये लेस, कहते हैं लेस वो रहेगा, लेस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका EN बहुत ज़्यादा है। फिर थर्ड की अगर बात करें तो हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ना मिथाइल ग्रुप है, इसमें ना साइड से मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें ना कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, नो अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, स्टेबल है, इसमें कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट मेजर। ये पूछ रहे इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट डाइल्यूटेड H2SO4 HgSO4, मतलब यहाँ पे हो रहा है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, H2SO4 हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड कैटेलाइज्ड बाय, इसको ना, इसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। जब हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो हम ना इसमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इससे इसके पास आसपास हम ना ये रिएक्शन, ये एडिशन और ये रिडक्शन करवाएंगे। जब हम ये करवाएंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ना वो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बनेगा इनोल। और इनोल के अंदर हम करवा देंगे टोटोमेराइजेशन। जब टोटोमेराइजेशन इसका होगा तब हमको यहाँ पे मिलेगा इसका ये ऐसे हो जाएगा, मतलब अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे COH हमको ये मिलेगा अगर, तो CH3, मतलब हमने इस पे रिएक्शन करवाया तो हमको इनॉल मिला यहाँ पे, ठीक है, इनॉल मिल गया। तो अब हम इसका ना टोटोमराइजेशन करवा देंगे तो ये बन जाएगा, तब ये हो जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो हमारे पास ना ये प्रोडक्ट बन के आएगा, टोटोमराइजेशन करवाएंगे तब ये प्रोडक्ट बन के आएगा। तो ये हो जाएगा, ये COCH2CH3, ये हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर है ये प्रोडक्ट BH3 दे रहा है, ये है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या देगा,
इसके अंदर जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हाइड्रो हाइड्रोबोरेशन बोरेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। 2 स्टेप ऑर्गेनिक 2 स्टेप ऑर्गेनिक रिएक्शन का होता है। और ये ना कन्वर्ट करता है एल्कीन इनटू एल्कोहल। एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो और इसका क्या सीन है, मतलब जो डबल बॉन्ड है उस पे ये वाला जो ग्रुप है एंटी मार्कोनिकोव पे, यहाँ पे ये अटैक करेगा। जब यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा। ये या तो C1 पे अटैक कर सकते हैं या तो C2 पे अटैक कर सकते हैं। C1 पे बहुत ही बल्कि ग्रुप लगा है तो यहाँ अटैक ना करके ये C2 को एलिमिनेट करेगा, इसको एलिमिनेट करेगा। जहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन होगा, लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन ये है तो इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ नहीं लगेगा, इस पे लगेगा CH2OH। सेकेंड होगा इसका। सिर्फ डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और सबसे कम सब्सटीट्यूट जिसकी तरफ होगा उसकी तरफ अटैक करेगा। फिर ये है CH3। CH2CH3 NBS मेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट है यहाँ पे। ये है इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन NBS N ब्रूमोस सक्सेनामाइड। ये जो NBS है ये Br रेडिकल्स देगा। ये अटैक करता है जहाँ पे कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड हो, नहीं कहाँ पे अटैक करता है, हाँ उस कार्बन पे जो NBS में Br रेडिकल वहाँ अटैक करता है जहाँ पे जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, मतलब ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा 2। पता नहीं इसका शायद आंसर 2 ही होना चाहिए। 89 2, हाँ इसका आंसर 2 ही होगा क्योंकि ये ना जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है उसी पे जो ये Br रेडिकल्स होते हैं उसी पे अटैक करता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन नंबर 90। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉफमैन एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो ये बोल रहे कि इस सब में से किस में ना हॉफमैन एल्कीन बनेगा। हॉफमैन एल्कीन ना एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सबसे कम सब्सटीट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, मतलब कम सब्सटीट्यूट वाला एल्कीन होगा। और इसमें हॉफमैन एल्कीन में ना जैसे कि यहाँ पे है फ्लोराइड, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है NR, ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है ना उस पे ये अटैक करता है। तो इसमें इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप होगा जो 1 है, इसके अंदर लिविंग ग्रुप जो होगा वो फ्लोराइड हो जाएगा। इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप होगा वो हो जाएगा ईस्टर ईस्टर हो जाएगा। इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा NR3+। ये जो है ये है पुअर लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप।
ये भी है पुअर लिविंग ग्रुप। और ये है बहुत पुअर लिविंग ग्रुप, वेरी पुअर। और ये जो है ये है क्लासिकल एग्जाम्पल हॉफमैन एल्कीन का। तो ये बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग हॉफमैन एल्कीन इज फॉर्म्ड, सब में बनेगा, लेकिन ये क्लासिकल एग्जाम्पल है तो शायद इसका आंसर थर्ड, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। फोर्थ होगा या फिर थर्ड होगा? 94th, ऑल ऑफ दीज होगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ।